जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शहर, भीड़ भाड़, मेट्रोपॉली सिटीज, ट्रैफिक मेरे काम का नहीं है भाई। वही हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। ये है एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गुजरात में बरोड़ा से 80 किलोमीटर दूर मां नर्मदा नदी के किनारे ये है एक टापू जहां भगवान वेद व्यास जी ने तपस्या की। डिविनिटी, आध्यात्मिकता की गहराई बहुत सहज है यहाँ छूना। चलो चलते हैं। वही वेद व्यास जी जिनके आशीर्वाद से पांडव और कौरवों का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत, 4 वेद, 18 पुराण ध्यान की अवस्था में देख बोलते गए और भगवान गणेश जी लिखते गए। जिस पेड़ के नीचे वेद व्यास जी ने तपस्या की, उस वृक्ष का तना आज भी यहाँ सुरक्षित रखा गया है। यहाँ शिव मंदिर भी है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि एक दिन स्कंद पुराण पढ़ते हुए उसमें इस जगह का वर्णन पाया। स्कंद पुराण में लिखा है, यहाँ शिव आराधना, नर्मदा जी में स्नान करने वाला सभी पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होता है। उधर सामने देखिए, वहाँ मैया बहती है, नर्मदा मैया। और यहाँ छायादार बड़े बड़े पीपल और वट वृक्ष हैं। ये कितने साल पुराने होंगे इसका किसी को पता नहीं है। यहाँ कई महान ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वे युद्ध के खिलाफ थे, इसलिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उस दौरान बलराम जी यहाँ भी आए थे और तप किया था, इसलिए इस जगह को बलराम जी की तपस्थली भी कहा जाता है। मैं हूँ गुजरात में। बरोड़ा से 80 किलोमीटर दूर करीब एक है बरकाल गांव, जहाँ से मैंने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। और वहीं पर है ये वेद व्यास जी की तपस्थली। वेद व्यास जी कौन है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। एक पहाड़ी पे वेद व्यास जी हैं, बीच में नर्मदा मैया बहती हैं। नर्मदा मैया के दूसरी ओर उनके बेटे शुकदेव मुनि की तपस्थली है। शुकदेव जी वही जो हम भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सुनते हैं। आज बहुत सारे कथाकार पैसे कमाते 10-10 लाख रुपए कथा का चार्ज करके, पर जो सबसे पहले जिन्होंने कथा की थी तो वो है शुकदेव मुनि, जो नर्मदा मैया के उस ओर है। ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत एबंडेंट है, लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। बहुत हरियाली है, नर्मदा मैया है और बहुत ज़्यादा शांति है। एक आध्यात्मिक ऑरा है यहाँ पर, तो यहाँ आके ना मन बहुत शांत हो जाता है, मन बहुत ठहरता है मेरा। तो कभी कभी सब दुनियादारी छोड़ के टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, जैसे अभी आई हुई हूँ। अब यहाँ तक आए तो नर्मदा मैया को भोग लगाना बनता है। मेरा नियम है, जब भी मैया जी के पास आओ कहीं भी, तो मैया जी को दूध भोग लगाना है। तो चलते हैं मैया जी के पास। बस ऐसे ही जगहों पे मुझे अच्छा लगता है। शहर, भीड़ भाड़, मेट्रोपॉली सिटीज, ट्रैफिक मेरे काम का नहीं है भाई। आई कैन नॉट सर्वाइव इन मेट्रोपॉली सिटीज़। मुझे रहने के लिए तो ऐसी जगह ही चाहिए। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मेरे बचपन का सपना पूरा होने वाला है कि मैं इस साल कुछ भी करके कैलाश मानसरोवर जाने वाली हूँ। कैसे वो मुझे नहीं पता। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में मुझे 1 महीना लगेगा। बहुत लंबी यात्रा, बहुत डिफ़िकल्ट यात्रा है। बहुत पैसे भी चाहिए, फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। फिज़िकल मेंटल स्टेट तो मैं संभाल लूँगी मेहनत करके, बट 2.5 लाख रुपए पापा से बात करूँगी कि अर्न करूँगी, क्या करूँगी अभी मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं इस साल मई जून के टाइम पर ज़रूर जाऊँगी कैलाश मानसरोवर, मेरा बचपन का सपना पूरा करने। और मुझे लगता है ये ही मुझे मदद करेंगी, मैया मुझे भेजेंगी। कैसे भेजेंगी वो आप जानो, मुझे जाना है। और मेरा दिल कह रहा है कि इस बार ये सपना पूरा होने वाला है।
पर मुझे ये रिकॉर्ड करके रखना है। मैं कैलाश की यात्रा ज़रूर करूँगी, जो चाइना में है, जहाँ पासपोर्ट वीज़ा सब लगेगा। फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसमें मुझे 1 महीना लगेगा। और हाँ, मैं उसके वीडियोस भी ज़रूर बनाऊँगी, ताकि मेरे जीवन के अंत में, कभी बुढ़ापे में, मैं जहाँ भी हूँ, मैं मेरा चैनल श्री शक्ति खोल के देख सकूँ कि हाँ यार, मैंने इतनी कठिन यात्रा की थी। हाँ, वहाँ पे 56 किलोमीटर की, जैसे ये नर्मदा परिक्रमा 3800 किलोमीटर थी, कैलाश पर्वत की भी परिक्रमा होती है जो 56 किलोमीटर की है। हिमालय है 56 किलोमीटर, सुनने में शायद कम लगे, बट आप इतनी -0 डिग्री की ठंड में कैसे परिक्रमा करेंगे, उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 दिन लगते हैं उस परिक्रमा को करने में। वो बहुत टफ है, ऑक्सीजन की क्योंकि कमी है, और इतनी ठंड में ऐसे पहाड़ चढ़ना, हिमालय चढ़ना, फिर उतरना, फिर हिमालय चढ़ना, फिर उतरना, ये सच में टफ होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मेंटल स्टेट तो इन्होंने मेरा प्रिपेयर कर ही दिया है परिक्रमा करवा के। फाइनेंशियल वो माँ देखेंगी, कैसे जाऊंगी नहीं पता, पर जाऊंगी, इसी साल जाऊंगी और माँ मुझे भेजेगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। नर्मदे हर, देखते हैं क्या होता है। तो ये थी वेद व्यास जी की तपस्थली, बड़ौदा से, गुजरात के बड़ौदा से 80 किलोमीटर दूर, बरकाल गांव के पास, नर्मदा मैया के ठीक किनारे पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं जाऊंगी ऊपर सुखदेव जी महाराज की तपस्थली, वहाँ आपको दिखाऊंगी कैसी जगह है, बहुत डिवाइन है, पर हाँ, लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट व्लॉग आते ही आपको मिल जाए। नर्मदे हर। आई होप आप लोगों ने मेरी नर्मदा परिक्रमा की सीरीज को एंजॉय किया होगा। आपने कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। जो मैंने वहाँ पे अनुभव किया, जो मैंने सीखा, जो मैंने ईश्वर के अस्तित्व को जीवंत महसूस किया, उसका कोई वर्णन नहीं है। बहुत ज़्यादा डिवाइन था सब कुछ। तो बस ऐसा लग रहा था कि सीरीज कभी बंद ही ना हो, पर कोई भी चीज़ जो शुरू होती है उसका अंत तो है ही। तो कोई नहीं, अभी भी मैं मैया के किनारे हूँ, बहुत सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद ले रही हूँ।